Assalamu alaikum ji. This is Naila Abdi from the platform of Reed's School and College with episode 14. आज का टाइटल है इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन यूथ. इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया के लिए शायद मीडिया के लोगों से बेहतर कोई नहीं होगा, और अगर हम मीडिया के लोगों की बात करेंगे तो फिर किसी और की तरफ क्यों देखेंगे, फिर उस बच्चे को क्यों नहीं देखेंगे जिसको पढ़ाया है उसके बचपन में. अपनी तो बुढ़ापा ही था, तब भी और अभी भी बुढ़ापा है. आज हमारे साथ मेहमान हैं अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एंड डायरेक्टर मिस्टर सैफ हसन. सैफ हसन अपने बहुत से ड्रामों के लिए बहुत मशहूर हैं. अभी हमने कुछ अरसा पहले उनकी डायरेक्शन में एक ड्रामा देखा ए वफा, उससे पहले संगे मरमर. लेकिन जहां सैफ हसन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक स्टूडेंट है तो ये सफेद बालों से आप परेशान मत रहिएगा. ये सफेद बाल इसने जान के किए हुए ताकि लोगों पे अपना इम्प्रेशन जमा सके. बहुत छोटा बच्चा है, इसको मैंने जब पढ़ाया था तब भी बहुत छोटा था, तब भी अपने आप को बहुत बुजुर्ग समझता था. सैफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम. आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन को बड़ा डाइवर्स रखा है. पढ़ाई के बाद टीचिंग की, टीचिंग के बाद एक्टिंग की, एक्टिंग के बाद डायरेक्शन की. ये सारी चीजें क्यों की? क्या क्या इंसेंटिव था कि ये सब करना था? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस नायला. थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट, और यहाँ पे मुझे मदऊ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अच्छा, जो आपका सवाल है, मैंने कुछ नहीं किया. ये सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया. ये मैं नासरा स्कूल से ही निकल के थिएटर करने गया. आप खुर्रम शफीक को अच्छी तरह जानती हैं. खुर्रम शफीक साहब मुझे जो हमारे उस्ताद भी थे, उनको शायद मेरे अंदर कोई एक्टर नजर आया. वो मुझे खालिद अहमद और शीमा किरमानी का एक वो प्ले लिख रहे थे, फैसला. वो मुझे उनके पास ले गए कि तुम्हें थिएटर करना चाहिए. तो मैं उनके साथ चला गया, और वहां पे भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फौरन ही ले लिया गया, और बड़ा जिसे कहना चाहिए हाथों हाथ लिया गया. मैंने उनके साथ थिएटर किया कई साल. फिर वहीं से मुझे एक चांस मिला कि जब 1998 में ये कोई चैनल्स वगैरह नहीं आए थे उस वक्त तक, लेकिन इनकी सुनगुन शुरू हो गई थी. तो यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम दिया जिसका नाम था पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया, जिसके तहत उन्होंने थिएटर के ऐसे लोगों को जो औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे थे, जिसमें तहरीक निस्मा थी, शीमा खालिद वाला ग्रुप, और एक कथा थी कराची की दूसरी, जिसमें सानिया सईद और उनके वालिद भी उसी कंपनी में काम करते थे. सानिया के उस वक्त शौहर थे, वो भी उसी कंपनी में काम करते थे. शाहिद शफात, ही इज ऑल्सो वेल नोन डायरेक्टर. और तीसरे कॉन्शियस प्रोमोटर्स कोयटा के लोग थे. तो हम तीनों में से उन्होंने तीन तीन लोगों को लेके और पीटीवी एकेडमी इस्लामाबाद में रखे, और हमें एक क्रैश कोर्स करवाया 3 महीने का, जिसका नाम पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया था, जिसके तहत हमने ये सारे काम सीखे. एक्टिंग तो जाहिर हम पिछले 1-2-3 साल से कर ही रहे थे थिएटर में, और हमने ये काम शुरू किए, एडिटिंग और कैमरा और प्रोडक्शन. बेसिकली हमें दे वर मेकिंग अस प्रोड्यूसर्स. अब वो 5 साल का प्रोग्राम था, जिसमें वो बार बार हमें हर साल एक मतलब उसका रिफ्रेशर कोर्स कराते थे. तो वो एक अल्लाह मियां ने करवा दिया, बस फिर चल पड़ा काम. सर, इसके अलावा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दास्तान गोई भी एक थिएटर की तरीके से करते हो. जी जी, दास्तान गोई असल में जब थिएटर के लिए बहुत ज्यादा वक्त क्योंकि दरकार होता है आपको. हम लोग जिस तरह का थिएटर किया करते थे, हमने बहुत मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ, बंगाली डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इंडियन डायरेक्टर्स के साथ काम किया. मैंने एक जर्मन डायरेक्टर के साथ बहुत काम किया, बड़ा इंटरनेशनल काम किया. एक अलेक्जेंडर स्टिलमार्क एक डायरेक्टर हैं बर्लिन के, जर्मनी के, जिनके साथ हमने जर्मनी में भी थिएटर किया, हमने कलकत्ता में भी थिएटर किया, हमने इंडिया में भी थिएटर किया, अपना बांग्लादेश में भी थिएटर किया. तो उन सब थिएटर्स के करने के बाद जितना वक्त हमारा लगा, उसमें फिर ये हुआ कि जब मेरी शादी हो गई और बीवी बच्चे हुए, तो थिएटर में अनफॉर्चुनेटली बहुत कमाने का जरिया अच्छा नहीं होता. आमतौर पे दुनिया में तो स्टेट फंडेड थिएटर होता है, तो एक्टर्स को
तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे यहाँ वो सिलसिला भी नहीं होता। तो हम तो 6-6 महीने रिहर्सल करके 10,000 कमा पाते थे। तो इसलिए फिर ज़रूरी था कि मैं कुछ और करता और इतना टाइम ना नहीं दे पाता था इसको। लेकिन वो जो एक मैं अपनी लैंग्वेज के लिए माफ़ी, लेकिन जो दिमाग में एक कीड़ा थिएटर पैदा कर देता है, उसको किसी तरह से भी आपको मारना होता है, तो दास्तान कोई इतना टाइम नहीं लेती। तो फिर मैंने और हमारी एक दोस्त हैं, हमारे वही तहरीक-ए-निस्वा की साथी हैं, आसमा मुदर्रावाला, और एक हमारी साथी का इंतकाल हो गया, मावश फारूकी, जो मिस फारूकी हैप्पी होम वाली मिस फारूकी की बहू थी। हम तीनों ने मिलके फिर हमने तहरीक से काम करना छोड़ दिया। हम चाहते नहीं थे छोड़ना, लेकिन वो ज़ाहिर है हमने अपना एक ग्रुप बनाया तो वो ऑटोमेटिकली राहें अलग हो गई। हमने एक ज़ंबील ड्रामेटिक रीडिंग के नाम से ग्रुप बनाया, और अब हम बैठे-बैठे का थिएटर करते हैं। मतलब उसके अंदर सब कुछ करते हैं सिवाय इसके कि हम हाथ में पेपर लेके या किताब लेके पढ़ते हैं, लेकिन इन अ ड्रामेटिक वे विद म्यूज़िक एंड ऑल। तो वो भी एक बड़े मज़े की चीज़ बनती है। वो बड़ी मजे की चीज होती है क्योंकि उसको मैंने अक्सर फॉलो किया है और उसका जो मजा है जी। शायद टीवी ड्रामे को देखने के लिए आपको लंबा फॉलो करना पड़ता है। मेरा मिजाज इतना लंबा टीवी के सामने बैठने वाला नहीं है, लेकिन जंबील को जब आप देखते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन आता है, आपकी जो आवाज के जरिए आपकी उतार और चढ़ाव होता है वो, या शायद मुझे क्योंकि एलोक्यूशन से बहुत ज्यादा लगाव था तो मुझे लगता है कि हमें उस दौर में वापस चली गई। मुझे भी सिर्फ है, मुझे भी है। टीचिंग से एक्टिंग जी। कितना डिफरेंट है ये दो प्रोफेशंस का सफर। पढ़ाते पढ़ाते मुझे बाज़ दफा लगता है कि टीचर्स भी बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं। कभी आप बिल्कुल। कुछ करते हैं, कभी कुछ। तो ये तुमने तो लिटरली ये सफर किया है, तो किस तरह से दोनों चीजों को डिफाइन करोगे? मुझे तो लगता है बड़ा सिमिलर है। बहुत चीज़ें आप जब हम एक क्लास के सामने पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, आप मुझसे मतलब मैं कौन होता हूँ आपके सामने ये बात बोलने वाला, लेकिन वो एक तरह की परफ़ॉर्मेंस ही होती है। आपको ज़ाहिर है शुरू-शुरू में तो मैं बड़ा, बल्कि वो जो एक तरह से कहना चाहिए हम थिएटर करते थे, जो थिएटर के लिए रिहर्सल करते थे, तो मैं तो अपने उन उन शुरू में जब मैंने जॉइन किया स्कूल, तो मुझे यही करना पड़ा कि मैं अपने थिएटर की तरह रिहर्स करता था अपने लेक्चर्स को, और फिर उसके बाद जाके देता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपकी एक रूटीन बन जाती है और फिर आप करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी सिमिलर था। हाँ, क्योंकि आपको शुरू में तो सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि आप उस क्लास के अंदर जाएँगे तो वो जो ऑडियंस है ना 30 जी। टीनेजर्स की, वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे, उसके लिए आपको बहुत बड़ा अपने लिए ड्रामा बनाना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है, नासरा में जब मैंने काम करना शुरू किया था तो क्लास में जाते हुए दिल अंदर से काँप रहा होता था और चेहरे पे वो खौफनाकियत रखनी पड़ती थी क्योंकि माशाल्लाह सारे के सारे अच्छे वाले बच्चे थे, लेकिन अब वो सारे अच्छे हो गए। मुझे कहते हैं मैंने उन्हें बड़ा डाँटा है। मुझे याद नहीं मैंने किसी को भी डाँटा है। अच्छा खैर, इससे हम अगर आगे चलते हैं इस बात से, जी। किस हद तक मीडिया इन्फ्लुएंस करता है खास तौर पे टीनेजर्स को? तुम्हारे अपने बच्चे आई थिंक इसी टीनेज दौर से गुजर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे इसी, मेरा सबसे छोटा बच्चा इसी एज में है। किस हद तक इन्फ्लुएंस होता है? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हम बहुत दफा टर्किश ड्रामों से अपने ड्रामों को कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी मूवीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। सो हाउ मच डू यू थिंक in media, especially drama, influences the youth? मुझे इस बात का इदराक पहले ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली जब मैंने अहद वफ़ा बनाया, जिसके सिलसिले में फिर मेरी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, डीजीआईएचपीआर के साथ हम रोज़ाना बैठे होते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्फ्रा ब्रावो चार्ली जो एक ड्रामा बना था, उसने और उससे पहले सुनहरे दिन बना था। तो उन्होंने बताया जब हमने शुरू किया, सुनहरे दिन बना, तो अब मुझे जहाँ तक मुझे सही फ़िगर शायद याद हो ना हो, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताई थी कि वो जो शुरू हुआ था सुनहरे दिन से पहले उनके पास सालाना कुछ 6-7 हज़ार एप्लीकेशंस आती थी, ओके। जो कि सुनहरे दिन के बाद कुछ 50-60 हज़ार हो गई, और अल्फा ब्रावो चार्ली के बाद वो कोई 1.5 लाख पहुंच गई, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अहद वफ़ा के बाद इसको कम से कम 3-4 लाख पे जाना चाहिए। जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग वो था कि अच्छा इतना फ़र्क पड़ता है क्या? तो यकीनन आप इसी से अंदाज़ा लगा लें
कि कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस हो जाती हैं उनके पास, जो लोग फौजी बनना चाहते हैं। एक ऐसा ड्रामा देख के जो फौजी बैकग्राउंड का हो, या इसमें फौजी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, उसके अंदर फौजी को कोई बहुत अय्याशी करते हुए दिखाया जाता। फौजी ट्रेनिंग इंतहाई खतरनाक ट्रेनिंग होती है, और लेकिन लोग पहुंचते हैं। तो इस हद तक इन्फ्लुएंस तो मैंने अपने, मतलब उन लोगों ने मुझे स्टेटिस्टिक्स बताए थे बाकायदा एक ब्रीफिंग के अंदर, तो मुझे पता चला कि इस कदर तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है। हाँ, क्योंकि जहां तक मुझे याद है अल्फा, मुझे सुनहरे दिन इतना क्लियरली मैंने शायद नहीं देखा, लेकिन मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली देखा, फिर तुम्हारा एदे वफा देखा, तो आई रियलाइज कि उसकी जो इंस्पिरेशन है तब बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा शायद रियलिटी में नजर आता है कि कितनी मेहनत होती है, कितनी चीजें आगे बढ़कर चलती हैं। लेकिन हर ड्रामा एदे वफा नहीं होता, हर ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं होता, हर ड्रामा सुनहरे दिन नहीं होता। कुछ ड्रामे संगे मरमर भी होते हैं। इस तरह के ड्रामे किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि हुस्न है, खूबसूरती है, आपको बहते हुए दरिया नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको वहां के लोगों का मिजाज भी नजर आ रहा है, आपको वहां की लोगों के ऊपर जो सख्तियां वो सहते हैं, और सख्तियों को सहते सहते उन्हें अपनी जिंदगी को आगे किस हद तक सख्ती से गुजारना पड़ता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है? मुझे लगता है कि आपको इस तरह के ड्रामों में बनाने वालों को, लिखने वालों को, सबसे पहले तो ड्रामा जो है, मैं आपको सबसे पहले अर्ज करूं कि ड्रामा हमारे पास जब आता है तो उसका बुनियादी काम तो लिखने वाला कर चुका होता है, कि जो ठीक वो है। इन्फ्लुएंस करेगा ड्रामा, उसका तो फैसला पहले लिखने वाला कर चुका होता है। लेकिन हाँ, मैं अपने ड्रामों के स्क्रिप्ट पे अपने राइटर के साथ बहुत बैठता हूँ, बहुत काम करता हूँ, और हम लोग साथ मिलके बात करते हैं और फिर कुछ लिखते हैं। तो मुझे लगता है उसमें हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, राइटर को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो फिर उस नेगेटिव कैरेक्टर का कोई ऐसी चीज ना दिखाएं कि लोग उसको फॉलो करने लगें, उसका कोई बहुत अच्छा अंजाम ना दिखाएं कि लोग जो है वो उनके लिए इंस्पिरेशनल बन जाए वो एक नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन आपको ड्रामा के अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें इस बात का फिर ख्याल रखना पड़ता है संगमरमर टाइप प्लेस लिखने में, कि अच्छा ठीक है, अगर आप के अंदर एक बदले की आग है, तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहें कि आप कानून को हाथ में लेंगे तो कल आपका भी खून ही बहेगा, टाइप की सही। बातें। इसका मतलब तो है कि उसका एंड का जो मॉरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, वो बहुत सबक। इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे आप अभी उठेंगे तो क्या लेके उठेंगे। जो लेटेस्ट ड्रामा था, जी। जिसमें गालिबन तुम्हारा कैरेक्टर एक पेंटर का था, जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उस ड्रामे की, आप उसको कुछ जिल्द साजी सिखाते हैं। ड्रामे का नाम मेरे जहन से निकल गया, मेरी अलिफ अलिफ। याददाश्त। अलिफ। उमेरा, हाँ, उमेरा अहमद साहिबा मेरे अहमद का साहब, जी जी बिल्कुल। ड्रामा है। अब वो नॉवल पढ़ी थी, उस नॉवल को पढ़ने के बाद ड्रामा इसलिए देखा कि सैफ उस ड्रामे में आ रहे हैं, तो सोचा अच्छा भाई इस ड्रामे को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा उस पर कोई सवाल करेगा तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या देखा। उसकी इंस्पिरेशन अलग है। उसी जमाने में एक और ड्रामा चल रहा था, और मैंने दोनों ड्रामों को, एक ड्रामे को देखा, दूसरे ड्रामे को मैंने फेसबुक पे उसकी कमेंट्स के थ्रू फॉलो किया। जिस तरीके के कैरेक्टराइजेशन अलिफ के अंदर की गई है, उसके जी अंदर आपको नेगेटिविटी भी बड़ी पॉजिटिव तरीके से बता रहे हैं। उस ड्रामे में एक स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल। बड़ा पॉजिटिवली लिया, उसको बहुत हाथों हाथ लिया गया, उसकी बड़ी अच्छी आपका व्यूअरशिप है। किस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी, देखो जब हम जिंदगी में बच्चों से किसी किस्म की सूफीज्म पे या स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, तो बच्चे को समझ नहीं आती कि जी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं आप, इतनी बड़े बड़े भाषण क्यों दे रहे हैं। जब मैं किसी से कहती हूँ जी मैंने टीचिंग शुरू की थी, तो सिर्फ इसलिए की थी कि उस जमाने में कुछ हाथ वाथ तोड़ लिया था, जरूरत थी, उसके बाद दलदल था, घुसती चली गई और आज तक निकल नहीं पाई। बच्चे को नहीं समझ में आता। लेकिन अलिफ जैसा ड्रामा उसको उस तरह की चीजों को समझा देता है। जब बात चाहे हमजा अब्बासी कर रहे हो, चाहे सैफ कर रहे हो, या चाहे वो शख्स जो दादा का किरदार अदा करते हैं वो कर रहे हो, बच्चा भी और बड़ा भी उसको डिफरेंट तरीके से देखता है। इस तरह के ड्रामे हम कम क्यों बनाते हैं सैफ?
इस तरह के ड्रामे लिखे बहुत कम जाते हैं मिस। असल में इस तरह के राइटर और इस तरह की सोच रखने वाले राइटर मतलब हमने अपने बचपन में भी, एक अशफाक अहमद साहब भी थे और हमारे बुढ़ापे में अब दूसरी उमैर अहमद आई है। बीच में आपको कोई नहीं मिलेगा। बीच में हसीना मुइन टाइप बहुत मिलते हैं, जो उनको, मतलब मैं नहीं कह सकता कि उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उस रविश पे चलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आप सही कह रही है, असल में इस तरह के लिखने वाले बहुत कम है। ड्रामा मीडियम ही एक्चुअली राइटर का मीडियम, जो टेलीविजन ड्रामा है। हमने हमेशा अपने बचपन में हसीना मुइन के ड्रामे देखे थे, या अशफाक अहमद के ड्रामे देखे थे, या बानो कुद्सिया के ड्रामे देखे थे। हमें ये पता भी नहीं होता था कि ये ड्रामे कौन डायरेक्ट करता है, मोहसिन अली साहब कौन है, या बख्तियार अहमद साहब कौन है, या खलील रहमान, क्या नाम था उनका, शहजाद खलील साहब तक आते आते शोएब मंसूर साहब, ये दो ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनके नाम मशहूर हो गए, वरना और इनमें तो बहुत कम ड्रामे बनाए थे, ज्यादातर ये मोहसिन अली और कासिम जलाली और इन लोगों के ड्रामे थे। लेकिन जो उनके राइटर थे, हमें ये पता होता कि ये ड्रामा हसीना मुइन का लिखा हुआ आ रहा है, या ये ड्रामा बानो कुद्सिया का लिखा हुआ है। तो ड्रामा है ही राइटर का मीडियम। तो अब वो वाले राइटर्स ही बहुत कम रह गए हैं। उमेरा एक वाहिद ही है मेरे ख्याल से इस जनरेशन में, मुझे और कोई नाम याद नहीं आ रहा जो इस तरह का कोई कंटेंट दे सके। मैं दूसरे, अच्छा, ये भी नहीं मैं कह सकता कि मैं 100% अग्री करता हूँ हुमैरा की सोच से। मैं बहुत सी चीजों से थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। देखें, खलीलुर रहमान ने अपना मंजन बेचा। जो आप दूसरा ड्रामा जिक्र कर रही हैं उसका नाम था मेरे पास तुम हो, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। मतलब अलिफ अलिफ की रेटिंग अगर 2 आती थी तो उसकी 20 आती थी, इतना फर्क था। लेकिन जाहिर है दोनों के मिजाज में, दोनों के मैसेज में जमीन और आसमान का फर्क था। तो वो जो बीच की राह होती है ना, जिसके अंदर आप अपनी बात कह भी दें और ऑडियंस को पकड़ भी लें। चले 20 की ना रेटिंग लाएं, आप 10 की रेटिंग ले आएं, लेकिन वो जो 2 की रेटिंग है, मतलब वो ड्रामा मिस नायला देखेंगी, जोहेर अब्बास आब्दी साहब देख लेंगे, शायद 500, 1000, 2000, लाख लोग और देख लें। लेकिन वो जो ऑडियंस जिस मैसेज को एक्चुअली पहुंचना चाहिए था करोड़ों तक, वो नहीं पहुंच पाया। वो हमारी रेटिंग, हमारी स्टेटिस्टिक्स से बताती है कि वो नहीं पहुंच पाया। वो खाली एक पढ़ी लिखी एक नीश ऑडियंस ने देखा और बहुत पसंद किया। और मतलब बेशक वो बहुत अच्छा, हसीब हसन ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया था, उमेरा ने उसको इतना खूबसूरत लिखा था। उसी वजह से सारे अदाकारों ने भी जान मारी और उसके अंदर अपनी अदाकारी से भी पूरी तरह से रंग भरने की कोशिश की। लेकिन उसके मुकाबले में एक मैं ये गलत लफ्ज होगा लेकिन मेरे को दूसरा लफ्ज इतनी जल्दी में याद नहीं आ रहा, कि एक सी क्लास कंटेंट का ड्रामा सुपर डुपर हिट हो गया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बीच की राह इख्तियार करनी चाहिए राइटर्स को, कि वो अपना मैसेज भी दे सकें, वो लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस भी दे सकें, और लोगों तक पहुंच भी सकें, लोग उनको फॉलो कर लें। मुझे लगता है मुझे लगता है कि इसमें जैसे मुस्तफ़ा अफरीदी एक राइटर है जो इस तरह का कंटेंट लिखता है, जो लोगों को, जिसने अहद वफा लिखा। अहद वफा तो खैर एक मतलब आर्मी बेस प्ले था और उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे उसके लिखवाने में भी, या संगे मरमर उसने लिखा था, कि वो लोगों तक पहुंच भी जाता है और एक शुगर कोटेड गोली के जरिए लोगों तक उसका पैगाम भी पहुंच जाता है, जिसमें वो ये कम से कम हम अहद वफा में ही देख सकते हैं कि वो ये सिखा देता है कि हाँ, औरत की इम्पोर्टेंस कितनी है। कोई बेचारी औरत नहीं थी उसके ड्रामे में। संगे मरमर की बेचारी औरतों ने भी अपने लिए खड़े होके और कुछ करके दिखाया था। तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर कंटेंट होता है, जो एक मेटाफर के जरिए या किसी शुगर कोटेड गोली के जरिए अपनी बात पहुंचा दे। लेकिन ये मेरा अपना एक वो है, नजरिया है। हो सकता है आप या मेरी ऑडियंस इससे इख्तिलाफ करे।
नहीं, I agree with you, सैफ, कि जब चीज को आप शुगर कोट करके किसी तक, ठीक है, बाज दफा जरूरत होती है कि गोली को कड़वा रखा जाए, गोली को डायरेक्ट दे दिया जाए, लेकिन इस हद तक डायरेक्ट दे दिया जाए जहां पर आप किसी औरत को 2 टके की औरत कह दें। मैंने उस ड्रामे को देखा नहीं, लेकिन बिल्कुल फेसबुक पे वो बिल्कुल। 2 टका इतना ज्यादा चल पड़ा कि उर्दू का जी एक जी बिल्कुल बिल्कुल मुहावरा लोगों के लिए गाली की तरीके से बन गया। लेकिन बिल्कुल। जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ, तुमने वो उस जमाने के वो ड्रामे नहीं देखे जो हमने देखे। पीटीवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाता था जिसको खीजरान का नाम दिया गया था, और उसके अंदर नगीने नाम था ड्रामे का, और उसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वो देते थे, जिसमें अगेन हिस्ट्री से, हमारी हिस्ट्री से उन खवातीन को दिखाया गया था जिन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे किसी भी किस्म का कोई कमाल किया हो। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज थी, ये एक बड़ा अच्छा ड्रामा था, एक बड़ी अच्छी तरीके से हम इसको आगे ले गए थे। सैफ, आप हमारे साथ हैं? आई थिंक हमने थोड़ी देर के लिए सैफ का कनेक्शन हमारे से ब्रेक हुआ है। जैसे ही सैफ वापस आते हैं हम वापस उनसे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस दौरान अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आपके कोई सवाल और जवाब हैं तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मीडिया, टेलीविजन ड्रामा हर घर में जाता है। टेलीविजन का वो रोल जो हमारे बचपन में था वो शायद अब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टेलीविजन के जरिए हम बहुत सारी बातें कर पाते थे और उन सारी बातों को हम आगे लेके चला करते थे। जिस तरह सैफ हमारे साथ वापस है। सॉरी सैफ। मैं आपके साथ मुस्तकिल था, लेकिन पता नहीं मुझसे कोई बटन दब गया था, अच्छा जो चलिए वो ठीक। मैं सेफ ड्राइविंग मोड में चला गया था। सेफ है। जी फरमाइए। ठीक है सैफ, मेरा सवाल ये था कि देखिए हमने उस दौर के ड्रामे देखे हैं जहां हमारी अपनी हिस्ट्री उठाई जाती थी और हमारी अपनी हिस्ट्री से बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत नग उठाकर उनको बड़े हसीन तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता था। वो एक इंस्पिरेशन थी। अभी कुछ अर्सा पहले एक टर्किश ड्रामा शुरू हुआ। जी जी। मैंने उसकी चंद एक साथ देखी कि उसको मैंने जो उसकी ट्रांसलेशन जो आपकी वो चलती है उसके थ्रू मैंने देखा, फिर वो मेरा मेरा टेस्ट नहीं था, मैंने नहीं उसको पूरा किया। फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी ड्रामे को उर्दू में ट्रांसलेट करवाया और उस पर एक जंग छिड़ गई। कुछ मीडिया के लोगों का कहना था कि जी हमारे ड्रामे ही दिखाए जाएं और कुछ का कहना था कि नहीं वो बहुत अच्छे ड्रामा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा ड्रामा हमारी यूथ को जैसे संगे मरमर जैसे ए वफा इंस्पायर करता है, तो क्या इस तरह के मजीद ड्रामे हम नहीं बना सकते? आई एग्री विद यू कि राइटर का ड्रामा होता है, लिखने वाले कम है, लेकिन आखिर कहाँ चले गए लिखने वाले? लिखने वाले तो अभी भी होंगे ना, पढ़ तो अभी भी रहे हाँ हैं, वो कहाँ गए? हाँ, मतलब असल में देखें, अल तुरुल जो भी ड्रामे का नाम है, उसके बाद लोग अल तो मैंने तुगरुल बड़ा बोलते सही हैं। गेस अर्तुगरुल को, तो मैंने सीख लिया, मैंने अर्तुगरुल बोला। तुरुल तो मुझे लगता है कि हमारे पास बिल्कुल हमारे भी अपने हीरोज हैं, हम उसके वो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लेकिन मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं लगता कि अगर एक ड्रामा हमारी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और उसमें कोई ऐसी इखलाकी बुराई फैलने का खतरा नहीं है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता था उसको देखने में। मेरे घर में भी देखा जाता था और मैंने उसको पूरा फॉलो नहीं किया, मुझे कोई बहुत ज्यादा वो हिस्टोरिकल ड्रामे देखने का शौक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी उसको देखा है काफी हद तक। उस उससे हमारे डायरेक्टर्स को मैंने उसके खिलाफ बातें भी बहुत सुनी। मुझे बहुत से टेलीविजन के प्रोग्राम में भी लिया गया और यही चाहते थे वो टेलीविजन चैनल वाले, जब अपना डीएसएनजी भेजते थे तो साथ में एक फोन भी आता था कि भैया जरा इसको कंडेम करना है इसको, क्योंकि हमारे चैनल, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसके बड़े इकोनॉमिक रीजंस थे कि उस जमाने में पीटीवी के ऊपर रोजाना चलता था और उस पूरे टाइम स्लॉट के ज्यादातर कमर्शियल वो ले जाता था और उन लोगों को नुकसान हो रहा था। तो ये भी याद रखना चाहिए, ये पूरा एक बिजनेस है। ये हम और आप बैठ के हम इस तरह की बातें करते हैं कि जी यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ड्रामा और कैसे नहीं कर रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो ये सब कुछ नहीं सोचता।
वो सोचता है रेटिंग कितनी ज्यादा आएगी और उस रेटिंग ज्यादा के नतीजे में मेरा कमर्शियल कितना महंगा बिकेगा और मैं कितने ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और उसको अपना एक 800 लोगों की टीम वाला चैनल चलाना होता है। तो ये सब उन बिजनेसमैन की बातें थी और उस बिजनेस से जो जाहिर है वो नीचे तक जाता है, वो एक्टर तक जाता है इनफैक्ट उसका असर। तो वो सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे। अभी भी जाने अब भी शायद चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन अब वो शोर सुनने में नहीं आ रहा उसके खिलाफ। लेकिन हाँ, हम बना सकते हैं। और सिर्फ ये है कि मुझे तो खैर ये भी नहीं लगता कि वो कोई बहुत महंगी प्रोडक्शन है। जिस तरह से वो बनी हुई थी, मैंने और बड़ी महंगी प्रोडक्शन गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखी है, उसे कह सकते हैं आप महंगी प्रोडक्शन। लेकिन ये अल्तोगरुल को इतनी महंगी प्रोडक्शन नहीं थी कि हम ना बना सके। हम साल में एक ड्रामा कोई हर चैनल बड़े बजट का बनाता है और इस तरह का कोई ड्रामा बन सकता है अगर। और ऐसा नहीं है कि लिखने वाले नहीं है, लिखने वाले भी मौजूद हैं। अगर उनको आप वक्त दें और उनको सही मतलब सही सब्जेक्ट दें कि आप इस सब्जेक्ट पे लिखें, तो यकीनन बन सकता है। हमने देखे हैं, कासिम जलाली साहब ने भी बनाए थे तारीखी ड्रामे, ताबीर और मुझे याद है और आखिरी शाहीन, आखिरी चटान। चट्टान। क्या हालांकि बड़ा बड़ा बहुत ही मामूली सा सेट होता था और उस सेट पे लेकिन हमें यकीन होता था, जिस तरह वो ड्रामा बनाते थे कि इस खेमे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, खेमे के बाहर जंग हो रही है। सिर्फ आवाजों से हमें इस बात का यकीन आ जाता था। तो याद है हम एक ड्रामा हमारे बचपन में आया था, सलाउद्दीन अय्यूबी। अगेन बात वही है कि सलाउद्दीन अय्यूबी भी हमारी तारीख का हिस्सा तो नहीं है, जी इस्लाम की तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस पर किसी ने एतराज नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में बना था। आई एग्री विद यू, इट्स अ बिग बिजनेस। और जाहिर है कि जब आपका प्राइम टाइम उस ड्रामे पे चला जाएगा तो आपको तकलीफ तो होगी। मसला ये है कि जो तुमने कहा कि हमारे लिखने वाले कम हो गए हैं, लेकिन हमारे एक्टर्स में कोई कमी नहीं आई। हमारे पास अभी भी लेजेंड्स मौजूद हैं, जायंट्स मौजूद हैं। हमारे बचपन में वो अच्छा, राइटर्स मौजूद थे जो कमाल राइटर थे। जी सैफ। मैंने ये नहीं कहा लिखने वाले कम हो गए। हम्म। हमारे अब जो मौजूदा लिखने वाले हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसा हैं जो वो वैसा लिख सकें जैसा कि अशफाक अहमद साहब लिखा करते थे, या कोई जैसा कि ना सैफ, मानना पड़ेगा हाँ। ना। अब देखिए, अब खलीलुर रहमान साहब इसके बाद मुझे गालियां दें या ना दें, लेकिन कम से कम मैं वो ड्रामा नहीं देखना चाहूंगी जिसके अंदर आप एक कैरेक्टर को या एक जेंडर के खिलाफ बायस होकर सिर्फ उसके बारे में बुराइयां करते हैं। आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। लिहाजा जी अगर ड्रामा राइटर हसीना मोइन जैसे प्ले राइट्स ना हो, या बानो कुत्सिया जैसे ना हो, या उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो मजाहिया अंदाज में ही बहुत सारी बातें कह जाया करते थे और जी जी उसमें बिल्कुल। सबक भी होता था, उसमें आगे भी चली जाया करती थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं और आप यहाँ बैठकर इन्फ्लुएंस इसलिए करते हैं बात का। अभी इसी वक्त हमसे एक सवाल आया है यहाँ पर कि नए आने वाले अगर इस फील्ड में आने चाहें, जो मैं तुमसे पहले बात कर रही थी, तो वो कैसे आएंगे? इंस्पिरेशन है ना, तो वो इस फील्ड में भी आना चाहते हैं। इट्स अ मेजर फील्ड। अब मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा एक्टिंग का शोबा या शोबिस का शोबा या परफॉर्मिंग आर्ट का शोबा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर नया आने वाला आएगा और वो आखिर सिर्फ ये सोचेगा कि मैंने कोई ऐसा ड्रामा बनाना है जिसकी व्यूअरशिप एक वक्त में हजारों पे चली जाए और मुझे लाखों मिल जाए, तो फिर इखलाकी कदरें तो खत्म हो जाएंगी जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं और आप इखलाकी कदरों पर, अपने ट्रेडिशंस पे बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं और आप अपने बच्चों को कुछ देकर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, तो मैं इस कुर्सी पर बैठकर जो तालीम की बात करती हूँ वो खत्म हो जाएगी। तो वहां पे बैठकर एक ड्रामा बनाते हो और उसको लोगों तक लेके जाते हो, एदे वफा जैसा ड्रामा, वो खत्म हो जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंट है कि प्ले राइट सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन के पास ना जाए। डायरेक्टर सिर्फ कमर्शियल बनाए, आप जरूर बनाए, मैं नहीं कहती कि आप ऐसे ड्रामे ना बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे भी बनाए जिससे इंस्पायर हो जाए। अच्छा, अब ये जी सवाल जो हमारे पास आता है कि नए आने वाले नए बच्चे, नया खून इस प्रोफेशन में आना चाहें,
एक्टिंग में या डायरेक्शन में या राइटिंग में कौन सा पाथ है जो वो लेंगे? तुम्हारे लिए तो दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह खुलते चले गए, लेकिन हर दफा दरवाजे नहीं खुलते हैं, कुछ दरवाजे खोलने पड़ते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। देखें मैं अर्ज़ करूँ आपके मेरे केस में भी सबसे बुनियादी चीज़ तो वो ट्रेनिंग थी जो मैंने पीटीवी एकेडमी से ली थी। अब एक एक 2 तरीके हैं, एक लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है। छोटा रास्ता ये है कि आप दोनों सूरतों में आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल्ड काम है, ये ऐसा नहीं है कि आप आएँगे और आपको आप टूल सीख सकते हैं, आप एडिटिंग का टूल 1 महीने में सीख जाएँगे। आप कैमरा एज़ अ टूल शायद 2 महीने में सीख जाएँ, लेकिन आपको अच्छी एक्टिंग करना या एक्टिंग करवाना वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आता है और राइट। आपको अच्छा फ्रेम बनाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आता है। आपको अच्छा एडिट लगाना एक खास मुद्दत के बाद हजारों घंटे एडिट करने के बाद ही आता है। तो वो तो आपको बहरहाल करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है हमारे लिए आसान इसलिए था कि हम जिस जिस दौर में आए उसके फौरन बाद लाइक मैं 98 में दाखिल हुआ हूँ इस फील्ड में और 2001 में पहला चैनल आ गया था और 2002 तक सारे चैनल आ गए थे और अब शदीद जरूरत थी मतलब स्किल्ड लोगों की और हम उस दौरान क्योंकि सीख चुके थे इसलिए हमें काम मिलता चला गया और हम एडिटिंग मैंने एडिटिंग भी की है, मैंने कैमरा भी किया है, मैं एक्टिंग तो करता ही था, तो ये सब कुछ करता रहा। लेकिन अब के लिए अब इतना आसान नहीं रहा, लेकिन मुश्किल अब भी नहीं है। अब एक दूसरा रास्ता खुल गया है। देखिए, टेलीविज़न अब एक ऑब्सोलीट होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। लोग अब टीवी पे बैठ के ड्रामे अभी भी देखते हैं, लेकिन हमारी टीवी की व्यूअरशिप पिछले चंद सालों में 60% तक गिर गई है। और मुझे लगता है अगले कुछ सालों में और गिरती चली जाएगी। अब लोग जो हैं वो टीवी का ड्रामा यूट्यूब पे देखते हैं बैठ के और और दूसरी चीज़ें वो यूट्यूब के ज़्यादा व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स यूट्यूब पे। इवन हम लोग अपनी अब पहले ये होता था कि जी हम अपनी रेटिंग को बूस्ट किया करते थे कि जी इतनी रेटिंग आई जो टीवी के हमारे गैलप सर्वेस बताते थे। अब हम खुद टेलीविज़न वाले भी यूट्यूब के व्यूज को बूस्ट करते हैं कि यार हमारे ड्रामे को 10 मिलियन व्यूज मिल गए। मतलब सिर्फ यही देखें आप कितना बड़ा चेंज है कि एक टेलीविजन का डायरेक्टर या एक टेलीविजन का प्रोड्यूसर इस बात को अपने लिए काबिल फख्र समझता है कि यूट्यूब पे उसके ड्रामे को 10 लाख व्यूज मिल गए या 10 मिलियन व्यूज मिल गए। तो ये चेंज हो गया है। अच्छा और यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाना और चलाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप इससे कमा भी सकते हैं। यूट्यूब अब आपके पास 1 लाख व्यूअर होते हैं तो आपको एक सिल्वर बटन मिल जाता है। उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर इश्तिहार आने लगते हैं और हर इश्तिहार पे आपको यूट्यूब 50% शेयर करता है। अगर वो 10 सेंट्स का इश्तिहार देता है तो 5 सेंट आपको देता है। तो वो भी एक हज़ारों की आमदनी बन चुकी है लोगों की, जिनके लाखों व्यूअर्स हैं और जिसके मिलियन हो गए उसके तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। ये तो एक तरीका है, लेकिन बहरहाल अभी भी टीवी कई साल तक मरने नहीं वाला और टीवी में काम करना चलता रहेगा और अब आप इस तरफ आ जाएँ कि अदाकारी देखें, अदाकारी जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरी तरह ही बात कर रहा है। और ये औरत भी एक लड़की देखती है कहती है हाँ ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह की है और मैं भी शायद कैमरा पे जब जाऊंगी तो ऐसे ही कर लूंगी। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। जब आदमी करने जाता है तो हर चीज की ट्रेनिंग जरूरी है। ये एक ऐसे ही काम है जब आप जैसे आप इंजीनियर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं तो आपको वो एक टाइम गुजारना पड़ता है एक इंस्टीट्यूट में। तो अगर आपको अदाकारी का शौक है तो आपको बेहतरीन तरीका ये है कि आप थिएटर करें। आप किसी थिएटर कंपनी में जाएँ, आप नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लें, वहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा भी हो रहा है, वहाँ पे 6 महीने का शॉर्ट कोर्स भी हो रहा है। अगर आपके अंदर कोई बहुत आपको लगता है कि आप बहुत कमाल के एक्टर हैं और आप को ज़रूरत नहीं है किसी इंस्टीट्यूट की, तो आपको चाहिए कि आप एक थिएटर ग्रुप में जॉइन करें। बहुत से थिएटर ग्रुप हैं, कथा है, तहरीक-ए-निस्वां है, अजोका है। मुझे नहीं पता आप लोग किसके शहर से कनेक्टेड हैं, लेकिन हर शहर में कोई ना कोई
थिएटर ग्रुप काम कर रहे होते हैं। और कुछ नहीं तो आप कुछ थिएटर्स देख ही लें। अगर आप कर नहीं सकते और आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप जाके अपना अपना वक्त लगाएं, तो आप थिएटर्स देखें, आपको अंदाजा होगा कि अदाकारी कैसे की जाती है। एक मर्तबा जब मेरे पास, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास अगर कोई अदाकार आता है कि जी मुझे आप चांस दें, और तो मैं आमतौर पे तो उसको जाहिर है मेरी कास्टिंग, क्योंकि मेरा काम नहीं होता, कास्टिंग प्रोड्यूसर्स का काम होता है, तो मैं प्रोड्यूसर्स के पास भेज देता हूँ। लेकिन अगर कोई थिएटर का बंदा आता है या कोई नैपा का ग्रेजुएट आता है, जैसे कि आपने अगर संगे मरमर देखा था, तो संगे मरमर में एक लड़का था पारस मसरूर, जो जिसने तोरा खान का कैरेक्टर किया था। ही वॉज फ्रॉम नैपा। उसने अपने पहले ड्रामे, वो उसका पहला सीरियल था, वो अपने पहले सीरियल में ही उसने लक्स स्टाइल अवार्ड भी लिया संगे मरमर के लिए, उसने हम का अवार्ड भी लिया संगे मरमर के लिए। ही बिकेम अ हिट। और मैं मिसाल दूं, अभी ये आपका अहद वफा में जो गुलजार का कैरेक्टर किया है जिस बच्चे ने, वो भी नापा का ग्रेजुएट है। तो इन लोगों को मैंने ऐसे ही, मतलब सिर्फ इसलिए अपनी रिकमेंडेशन के साथ भेजा था प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि मुझे पता था कि 3-3 साल का डिप्लोमा कर चुके हैं, ये मुझे एक्टिंग में लेट डाउन नहीं करेंगे। इनका कैरेक्टर शक्ल सूरत से मेरे काम का है। बाकी मुझे पता था कि 3 साल नापा में लगा के आया है, ये मैं जो भी करवाऊंगा ये कर लेगा। और फिर उन्होंने डिलीवर किया। अगर आपने अहद वफा नहीं देखा तो आप देखिएगा, एक गुलजार, आप खाली गुलजार इन अहद वफा लिखेंगे तो वो पहली मर्तबा आया टीवी पे और वो छा गया। तो ये थिएटर का मैजिक था दोनों के साथ। ये मैंने तो आपको दोनों एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं दोनों ड्रामों के, जिन 2 ड्रामों का जिक्र आपने किया था। मेरे हर ड्रामे में थिएटर के लोग होते हैं और मैं हर ड्रामे में इस तरह से थिएटर के लोग लेता हूँ। थिएटर के लोग कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल करके जाते हैं। ये तो अदाकारों के लिए है टिप। अब कोई डायरेक्टर्स हैं तो हर मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल लंबी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, करें। अच्छा। हर इदारा, जो हर यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इवन कराची यूनिवर्सिटी भी करा रही है मीडिया साइंसेज। अब मीडिया साइंसेज या मास कम्युनिकेशन हर बड़े इदारे में हो रहा है। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आप जरूर पढ़िए, मीडिया साइंसेज पढ़िए, और फिर उसके बाद आपको कोई, वहां से आप फ्रेश ग्रेजुएट निकलेंगे तो आपको कोई 2 लाख रुपए के लिए डायरेक्टर की नौकरी नहीं देगा। अगर आप डॉक्टर भी बन के निकलते हैं तो आपको कोई भी 50,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है, आपको 20-20, 25-25, 30,000 पे कहीं पे किसी क्लिनिक में, किसी अस्पताल में जॉब करनी पड़ती है और टाइमिंग्स पे। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता आप सीखते जाते हैं और आपकी वैल्यू बनती जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास भी होता है। मेरे कितने असिस्टेंट्स हैं जो मेरे फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट तक आते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं। जी हम जैबिस से करके आए हैं, हम इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, या हम कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। वो आते हैं, वो बहुत नीचे लेवल पे लगते हैं आके, थर्ड असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट लगते हैं, और फिर वो एसोसिएट डायरेक्टर बन जाते हैं कुछ सालों में। और फिर उसके बाद अगर उनके अंदर वो डायरेक्टर वाला स्पार्क होता है, तो मेरे कितने असिस्टेंट्स हैं जो अब डायरेक्टर्स हैं। जो मेरा संगे मरमर का एसोसिएट था, ही इज नाउ वेरी वेल नोन डायरेक्टर, अदील सिद्दीकी नाम है, उसके ड्रामे चल रहे होते हैं एमटीवी पे। मेरा जो इश्क बेनाम का असिस्टेंट था, सिकंदर, वो ही इज आल्सो वेल नोन डायरेक्टर, उसके भी ड्रामे चल रहे होते हैं एमटीवी पे। मेरे बहुत से असिस्टेंट्स हैं जो अब माशाल्लाह, क्योंकि मैं इतना पुराना हो गया हूँ, तो वो अब माशाल्लाह सारे डायरेक्टर्स बन गए। वो सब अच्छे एनसीए के ग्रेजुएट्स थे, नीचे लेवल पे ज्वाइन किया, बट 2-3 साल में आगे आ गए क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो तालीम सबसे बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है इसमें। है इस बात की कि आप इस स्किल के लिए पहले तालीम हासिल करें सही डायरेक्शन में, और फिर लगकर मेहनत करें, जिस तरह बिल्कुल से बिल्कुल, जिस तरह हर प्रोफेशन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत लगकर करने से लोग जो हैं वो सैफे हसन बनते हैं। मेहनत करने से कुछ लोग जो अच्छे बन जाए, सैफे हसन बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर उनके टीचर्स मजबूर होते हैं उनके ड्रामे को देखने में और सारी दुनिया को बताने में कि देखो वो जो बच्चा है ना जिसने वहां वो ड्रामा डायरेक्ट किया था, वो मेरा स्टूडेंट है,
बहुत फख्र होता है इस चीज पर कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स किसी मुकाम पर पहुंच जाएं और आपको बहुत खुशी होती है। सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ये शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उम्मीद है कि हम फिर आगे इस तरह की गुफ्तगू कर सकेंगे। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप जब भी हुक्म करेंगी मैं हाजिर हूँ। वो मुझे यकीन है, हमेशा यकीन रहेगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप में से जिन्होंने आज हमारे साथ रहे, जिन्होंने आज हमारी गुफ्तगू को सुना, आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ड्रामा हो या कोई और काम, मेहनत असल बात है। हर चीज के पीछे जो कुंजी है किसी भी चीज की, वो मेहनत है। और उस मेहनत के बगैर हम में से कोई कहीं नहीं पहुंचता, चाहे वो फौज में का शामिल होने वाला एक सिपाही हो, चाहे उस सिपाही का किरदार करने वाला एक एक्टर हो। गुलजार ने मेहनत की और आज लोग उसको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। Thank you so much, sir, for being with us. थैंक यू वेरी Thank मच। you, audience, for being with us. I'll sign off from Reed's studio. We will see you next week, same time, with another topic. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।